नमस्कार। तो हम अपने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस पे हम बात कर रहे हैं उसके अगले वीडियो में आपका स्वागत कर रहे हैं। ये अगला वीडियो हमारा है और ये इसका जो सेकेंडरी स्टेज है जिसको हम +4 कहते हैं। ये +4 क्या है? ये वास्तव में जैसे पहले क्या कहते थे 10+2। तो 10+2 का मतलब होता था कि 10 साल और में आप हाई स्कूल होते थे और +2 यानी 2 साल में 11 और 12। और ये जो 10+2 था 12 साल तक ये सरकार आपकी शिक्षा पर ध्यान रखती थी, आपको अपने कंट्रोल में रख करके पढ़ाती थी। ये क्या चीज़ है चलिए ऐसे समझिए। जैसे आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है। तो तमाम राज्य सरकारों के अलग अलग बोर्ड होते थे। वो 12 साल तक आप पे निगरानी रखते थे। तो जो शिक्षा का जो मॉडल था वो उन राज्यों के द्वारा डेवलप किया जाता था और उसके बाद जा कर के वो आपको विश्वविद्यालयों में भेज देते थे। और विश्वविद्यालयों को एक तरह से यूजीसी और केंद्र सरकार के द्वारा यूजीसी के द्वारा गवर्न होते थे गाइडलाइन। हालांकि विश्वविद्यालय भी कई थे, राज्य विश्वविद्यालय हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन उन सारे की गवर्निंग एक ही थे, यूजीसी और एक AICTE के नाम्स के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता था। तो जो 10+2 था उसको अभी 5+3+3+4 सेक्शन में बांट दिया गया है। तो ये वाला जो +4, अब चाहे इससे कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि क्या 12 नहीं, सरकार हमारे ऊपर 16 साल तक वो कंट्रोल रखेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो 12 ही साल है, आप 12 तक ही कंट्रोल है। लेकिन उसके जो कक्षा जब 6 साल की उम्र से जहाँ पे आप अंदर आते थे उसके बाद 3 साल की उम्र से ही बच्चा स्कूल आने लगेगा। तो वो जब मैं प्राइमरी की बात करूँगा तो उसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो अभी ये जो +4 है ये वास्तव में 9, 10, 11, 12 के प्रोजेक्ट के पढ़ाई के बारे में है। तो चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले तो आप देखते थे जैसे ही आप 9th में जाते थे तो आपके सामने ये होता था कि भाई हम आर्ट्स लेना चाहते हैं, फला स्कूल में आर्ट्स नहीं है, यहाँ पे साइंस है या कॉमर्स है। स्कूलों के ऊपर प्रेशर ये होता था कि उनको अपना रिजल्ट 80%, 90% देना होता था। तो 80 और 90% जो रिजल्ट है वो या तो साइंस से आएगा या कॉमर्स से आएगा। तो ज़्यादातर स्कूल साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम ही पढ़ाते थे, यानी बच्चों के पास पढ़ने का कोई चॉइस ही नहीं। अगर कोई बच्चा कोई ऐसा विषय लेना चाहता हो जिसमें उसकी रुचि है तो स्कूल उसको ऑफर नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने एक एक पैकेज बना रखा था। या तो आप साइंस साइड से होंगे या कॉमर्स साइड से होंगे या आर्ट साइड से होंगे। और अभी क्या है, अभी जो स्ट्रीम जो है उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। यानी किसी भी हाई स्कूल इंटर में जो पढ़ाई होगी 9th, 10th, 11th, 12 उसमें कोई स्ट्रीम नहीं होगी। यानी कि कोई बच्चा फिजिक्स भी ले सकता है, मैथ भी ले सकता है, आर्ट भी ले सकता है और उसी के साथ हिस्ट्री भी ले सकता है। उसके लिए कहीं कोई बाध्यता नहीं, वो जो विषय लेना चाहता है अपनी मर्जी का वो विषय ले सकता है। तो ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप लोगों को, कई लोगों को जब भी देखिए कोई नई चीज़ें होती हैं, हमारे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो यथास्थितिवादी होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो स्थिति है एक तो उससे वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, उसकी भी आलोचना करते हैं। दूसरे, अगर किसी बदलाव की बात की जाए तो उससे वो भयभीत बहुत होते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये जो परिवर्तन होगा इससे सब और गड़बड़ हो जाएगा। भाई कुछ करने के लिए कोई रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। अभी ये जो कमेटी थी जो प्रोफेसर कस्तूरी रंगन साहब ने बनाया है, इन्होंने बहुत सोच विचार किया। हमने आपको पहले क्या बताया था, 2 लाख लोगों से संपर्क किया गया, उनके सुझाव आमंत्रित किए गए और अभी भी ये अभी पब्लिक डोमेन में आपकी चर्चा में आप अपनी राय रख सकते हैं। जरा ध्यान से सोचें और बताएं। तो चलिए, अभी मैंने आपको बताया पहली चीज़ कि एक्सट्रीम नहीं होगी और क्या होगा, मल्टीपल सब्जेक्ट, यानी जो भी विषय आप लेना चाहते हैं, जो भी जिस भी आप यहाँ एक वहाँ। अच्छा, होता क्या है कि शुरू में तो आपको कहा था कि आप यही 4 लेंगे, वही 5 लेंगे।
और बाद में उससे उस तीन सबको छोड़ करके आप अभी भी क्या होता है, आईएएस की तैयारी के लिए आप 3 हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स लेकर के आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। और पहले आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, पहले आप जो है जा करके जो है साइंस पढ़ रहे थे। अभी होता है नहीं होता? अभी भी होता है। या कई बार आपने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, कोई इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे थे, बाद में आप गिटारिस्ट बन गए। अभी है ना एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जो शान, बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं। हम तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं, आप भी जानते होंगे, कि जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कहीं और की और बाद में वो किसी और क्षेत्र में भी गए। तो अगर उनको जो अभी क्या है कि हमारा जो जॉब है, जो कैरियर है, जो पैशन है, दोनों अलग अलग हो रहा है। तो ये जो पढ़ाई है ये हमारे जॉब को, कैरियर को और हमारे पैशन को मिला के रखती है। आप अपने पैशन के, अपनी चॉइस की चीज़ों को एक साथ ले सकते हैं और इसमें कहाँ दिक्कत है। तो क्या चीज़ है, एक तो कोई स्ट्रीम नहीं होगी, कोई साइंस साइड नहीं होगा, कोई आर्ट साइड नहीं होगा, कोई कॉमर्स साइड नहीं होगा, सभी हाई स्कूल और इंटर की जो पढ़ाई है सबके लिए बिना किसी स्ट्रीम के होगी। दूसरा क्या होता, यानी कि मल्टीपल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। दूसरी एक चेंज क्या किया है, 9th से लेकर 12th तक सेमेस्टर प्रणाली लागू किया गया है। अभी तो सेमेस्टर प्रणाली हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने ही उसका, कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ विरोध करते हैं, भाई बहुत एग्ज़ाम देना पड़ता, बहुत, भाई इसको ज़रा ठीक करना पड़ेगा। अब इतना समय नहीं लगाएं कि आप एग्ज़ाम लें और 3 महीने तक रिजल्ट निकालें और बनाएं। भाई चीज़ों को ठीक भी तो किया जा सकता है ना, आखिर सब कुछ ठीक हुई। रेलवे में रिजर्वेशन कितनी जल्दी से मिल जाता है। तो हर चीज़ को जब आप कंप्यूटराइज करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे, तो समय को घटाया जा सकता है। फिलहाल हम इस पे बात करते हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, सेमेस्टर प्रणाली के बारे में क्यों। वास्तव में होता ये है कि आप सभी लोग देखते हैं, आपने भी हाई स्कूल किया होगा, इंटर किया होगा, हम सभी, जब परीक्षाएं करीब आ जाती हैं तो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, और नहीं तो आराम से बैठे रहते हैं। टीचर भी, और अभी समय है, अभी लास्ट तक हम पूरा करेंगे। तो जब 2 बार में जब सिलेबस होगा, इसका मतलब बच्चों का पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देगा। क्यों कि 2 बार एग्ज़ाम होना है, तो जितना आपने पढ़ा, परीक्षा के समय ज़्यादा मेहनत करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो इसलिए 2 बार जब एग्ज़ाम होगा तो जल्दी पर, और उसका रिजल्ट भी जल्दी देना है, फिर अगला सेमेस्टर होना है। तो इस पैटर्न को उन्होंने अडॉप्ट करते हैं। अब दूसरी क्या चीज़ है, इस पे जरा समझे, जो हमारे थॉट है बच्चों का। हमने क्या बताया, कस्तूरी रंगन साहब ने अपने, मैं इस बात के लिए लकी हूँ कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो पहला प्रेजेंटेशन था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, और उसमें हमारे HRD मिनिस्ट्री, अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, और कस्तूरी रंगन साहब UGC के हमारे चेयरमैन, उन सभी लोगों का जो स्पीच था उसको मैंने सुना और उससे समझने की कोशिश की कि वास्तव में क्या। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो पॉलिसी है, ये क्रिटिकल एनालिसिस करने के, लोगों के तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए इसको इस तरह से डिजाइन किया गया। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इसको बढ़ावा देने वाली है। कैसे, अब जैसे उदाहरण के तौर पे क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, उदाहरण के तौर पे आपने ये कहा कि भाई अशोक ने जो है राज्य किया, अशोक बहुत महान थे, ये है। अब आप इसमें सोच सकते हैं कि भाई अशोक अगर महान थे, समझिए अशोक ने, उनका बड़ा भाई सुसेन वो राजा बनता तो क्या होता, ये एक चीज होती है। अगर ऐसा नहीं, ऐसा होता तो क्या होता। औरंगजेब आया, गद्दी पे बैठा, नहीं औरंगजेब नहीं, उसकी जगह पर उनका बड़ा भाई जो है दारा शिको वो होता तो क्या होता। अगर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को पराजित किया होता, पूरे देश पर उनका शासन होता तो क्या होता। तो इस तरह की जो एक डिफरेंट जो क्रिटिकल एनालिसिस, जो तुलनात्मक कहते हैं, इनको ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इसमें ये, इससे क्या होता है कि थोड़ा सोचने की नज़रिया बढ़ता है, थोड़ा आप जो सिचुएशन है उससे बियॉन्ड जा करके सोचते हैं। इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए भी इस नई एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था की गई है। माफ़ कीजिएगा। तो
ये हमने अभी आपको 10+2 के बारे में बताया। अब चलिए इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। कट कर दीजिए।